देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, निकिता और उसका हस्बैंड दोनों इस मूसलाधार बारिश के सीजन में लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। ठंड और बरसात की वो रात उन दोनों को अपने कॉलेज के दिनों की याद दिला रही थी। कॉलेज के दिनों में शिवम अक्सर अपनी कार लेकर आता था और निकिता को उसके हॉस्टल से निकालकर लेकर जाया करता था। खैर, आगे की कहानी मैं आपको शिवम के नज़रिए से सुनाऊंगा। बरसात की रात थे और सड़क भी खाली थी। मैं गाड़ी में पुराने गाने बजा रहा था। वो क्या था कि मुझे बचपन से ही पुराने गाने सुनने का बड़ा ही शौक था और हम दोनों इस रात का अच्छे से मज़ा ले रहे थे। निकिता ने शिवम से कहा कि आप ये गाना बजाना बंद कर दीजिए और मुझे अपनी मधुर आवाज़ में गाना गाकर सुनाएं। तभी मैंने गाने बंद कर दिए और मैं खुद गाने लगा। साथ में निकिता ने भी गाना शुरू कर दिया। अब हम दोनों साथ में गाना गा रहे थे और अपने लॉन्ग ड्राइव का मज़ा ले रहे थे। और फिर इसी बीच हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए सड़क पर कोई आ गया और मैंने तुरंत ही ब्रेक लगाई। अचानक हुई इस घटना से निकिता बेहद ही ज़्यादा डर गई और वो डरते हुए मुझसे पूछने लगी, शिवम क्या हुआ, हमारी गाड़ी से कोई टकराया है क्या? इस पर मैंने निकिता से कहा, तुम शांत हो जाओ और डरो मत। उस वक्त मैं निकिता को सिर्फ धैर्य दे सकता था। मैंने उससे कहा, मुझे नहीं पता क्या टकराया है, शायद अचानक से ही कुछ सामने आ गया था। मुझे ऐसा लगता है शायद कोई जानवर होगा। और ये बोलकर मैं गाड़ी से बाहर निकला और जैसे मैंने गाड़ी के आगे पहुंचकर देखा तो वैसे ही मेरे होश उड़ गए और मैं बुरी तरह से कांपने लगा। पहले तो मैं थोड़ा नीचे झुका और फिर से खड़ा हो गया, क्योंकि जो मैंने देखा था उसे देखने के बाद मेरी जगह कोई और भी होता तो उसके चेहरे पर खामोशी के बादल छा जाते। शायद मेरी शक्ल पर खौफ देखकर निकिता काफ़ी डर गई थी और उसे पता चल गया था कि कुछ तो बुरा ज़रूर हुआ है। काफ़ी समय तक तो हम दोनों के बीच में खामोशी रही। उस वक्त रास्ते पर बरसात की आवाज़ के सिवा और कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। निकिता ने अपनी तरफ के कांच को धीरे से नीचे किया और थोड़ी हिम्मत करके मुझसे पूछ ही लिया कि आखिर क्या बात है, तुम इतने चुप क्यों खड़े हो? निकिता की बात सुनने के बाद मुझे इतना तो मालूम हो गया था कि इस बात को जानने के बाद वो तो और भी ज़्यादा डर जाएगी। मगर फिर उसके बाद मैं निकिता के पास आया और बोला, निकिता यार, बहुत बुरा हो गया है, मैंने एक इंसान को कुचल दिया है। मेरी इस बेहद ही गंभीर बात को सुनने के बाद निकिता चिल्लाते बोली, क्या? तो क्या वो जिंदा है कि नहीं? हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। मैंने पहले भी उस इंसान की जांच कर ली थी क्योंकि अब वो मर चुका था। तो मैंने निकिता से कहा, गाड़ी की टक्कर से वो मर गया है, मैंने उसकी नब्ज़ देखी है, उसे अस्पताल ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। निकिता चिंता भरी आवाज़ में बोली, तो अब हम क्या करेंगे? निकिता की ये बात सुनकर मैं असमंजस में पड़ गया। मगर उसके बाद मैंने निकिता से कहा कि अगर हमने ये बात पुलिस को बता दी कि वो हमारे सामने अचानक ही आ गया था और उसकी मौत हो गई तो पुलिस आसानी से नहीं मानेगी। मुझे नहीं लगता कि ये बात पुलिस को बताने से आसानी से निपट जाएगी। पुलिस इस केस को सीधा ड्राइविंग में लापरवाही बताएगी और अगर इसके परिवार वाले हुए तो वो भी हमसे पैसे निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बरसों कोर्ट के चक्कर भी लगेंगे। तभी मेरी वाइफ ने कहा, तो अब हम क्या करेंगे? तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, इसलिए मैंने निकिता से कहा, हमें जल्द से जल्द इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। लेकिन निकिता ने मेरी बात का विरोध करते हुए कहा कि अगर गलती से भी इस लाश के बारे में पुलिस को पता चल गया तो फिर उसके बाद हमारा जो हाल होगा उसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होगा। और ये सुनकर मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन मेरे माइंड में जो आइडिया था उसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। उसके बाद मैंने उस लाश को निकाला और गाड़ी से निकालने के बाद मैंने उसे गाड़ी के पीछे वाली डिग्गी में डाल दिया। जिस लाश को मैं छू सकता था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा वज़न नहीं था। जिस तरह से शरीर की बनावट दिख रही थी उसे देखकर तो वो वज़न उसके सामने कुछ भी नहीं था। मगर मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे गाड़ी के पीछे वाली डिग्गी में डाल दिया और उसके बाद मैं निकिता को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। रास्ता पूरा सपाट था। सड़क के ऊपर कहीं पर भी कोई लाइट नजर नहीं आ रही थी और चारों तरफ घनघोर सन्नाटा पसरा हुआ था। सन्नाटे को चीरते हुए हमारी गाड़ी लगातार आगे ही बढ़ती जा रही थी और फिर इसी बीच हम एक टोल के पास पहुंच गए। कहते हैं कि अक्सर टोल जैसी जगहों के आसपास में पुलिस के होने का ज़्यादा संकेत मिलता है और उस जगह पर पुलिस काफ़ी बार पाई भी जाती है, क्योंकि जैसे ही गाड़ी धीमी होती है उसके साथ ही पुलिस वाले गाड़ी पर अटैक कर देते हैं और गाड़ी को रोक देते हैं। अब ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो सकता था, लेकिन मुझे चैन की सांस तो तब मिली
जब हमें वहाँ पर कोई भी पुलिस वाला नहीं दिखा। दरअसल मैंने सोचा था कि मैं इस लाश को आगे वाली उस जगह में छोड़ दूंगा जहाँ पर एक गैंग का इलाका पड़ता है, और पुलिस भी ये समझ सकती थी कि इस आदमी को मारने के पीछे किसी गैंग का हाथ है, क्योंकि जिस जगह पर मैं इस लाश को डिलीवर करने वाला था उस जगह लड़ाई लफड़ा या फिर किसी की लाश का पड़ा मिलना एक आम बात थी। उसके बाद मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी गाड़ी को लगातार आगे भगाए जा रहा था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। जैसे मेरी गाड़ी अब तेज़ गति से आगे जा रही थी, वैसे ही मेरे दिल की धड़कन भी काफ़ी तेज़ हो रही थी। गाड़ी की स्पीड करीब 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, और इसी बीच मुझे सामने की तरफ, जिसके ऊपर लिखा हुआ था पुलिस चेक पोस्ट, और गाड़ी इतनी ज़्यादा स्पीड में चल रही थी कि मैं अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी पुलिस वाले के पास पहुंच गई। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मुझे जेल पहुंचा सकती थी। और अब मेरे तन बदन में आग लगने लगी और मैं कांपने लगा। लेकिन एक पुलिस वाला जल्दी से मेरी तरफ भागता हुआ आया और उसने गाड़ी के सामने डंडा दिखा दिया। अब मेरे पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था, लेकिन मैं अपनी घबराहट को उस पुलिस वाले के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने पहले तो निकिता को गाड़ी से उतरने को बोला और उसके बाद मैं भी नीचे उतर गया। बाहर की तरफ हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उस बारिश की वजह से उस पुलिस वाले ने कहा, मैडम आपको उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप गाड़ी में बैठ जाइए। फिर उसके तुरंत बाद ही वो पुलिस वाला मुझे देखते बोला, लगता है ये आपकी बीवी है। तो इस पर मैंने भी अपनी गर्दन हिला दी और उसे हाँ में जवाब दिया। उसके बाद उस पुलिस वाले ने कहा, मगर हम इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकते, आपको कोई प्रूफ देना होगा कि आपकी बीवी है। फिर उसके बाद निकिता ने अपनी आईडी निकालकर उस पुलिस वाले को दिखा दी और मैंने भी अपनी आईडी दिखा दी। उसके बाद उस पुलिस वाले ने कहा, क्या आपको मालूम नहीं है कि यह रास्ता कितना खतरनाक है, रात में यहाँ से कोई नहीं निकलता। पुलिस वाले की बात सुनने के बाद एक बार के लिए मैं उसका मुंह देखने लगा और उसके बाद मैंने घबराते हुए उस पुलिस वाले से कहा, वो क्या है कि भाई साहब, हमने गलत टर्न ले लिया था जिस वजह से हम यहाँ तक पहुँच गए, वरना हमारे यहाँ पर आने का कोई इरादा नहीं था। और वास्तव में ऐसा ही हुआ था, हम आते वक्त किसी गलत मोड़ पर पहुँच गए थे जिस वजह से इस जगह पर आ गए। तभी उस पुलिस वाले ने हमारी गाड़ी चेक करने को कहा और ये सुनकर तो मैं पूरी तरह से डर गया था, क्योंकि मेरा दिमाग सनक गया था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी गाड़ी के पीछे वाले हिस्से की तरफ मैंने एक लाश को रखा था और अगर किसी को उसके बारे में भनक तक पड़ गई तो फिर मेरी खैर नहीं थी। अब मैं डिप्रेशन में जाने लगा। मुझे समझ आ चुका था कि जेल की हवा खाने का टाइम हो चुका है। फिर उसके बाद मैंने उस पुलिस वाले से बहाना बनाते हुए कहा, लेकिन साहब जी, मेरी गाड़ी की डिग्गी तो ख़राब हो गई है। अब शायद पुलिस वाला भी मेरी शक्ल को देखकर ये समझ चुका था कि मैं कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद उसने जानबूझकर मेरी गाड़ी की चाबी छीन ली और पीछे वाले हिस्से में जाकर गाड़ी की डिग्गी को तुरंत ही खोल दिया। गाड़ी की डिग्गी खोलते ही एक हवलदार ने कहा, अरे सर, जल्दी से इधर आओ। मैं समझ चुका था कि अब गड़बड़ हो चुकी है और अब मैं जेल जाने वाला हूँ। मैं अपना माथा पकड़कर अभी स्टीयरिंग व्हील के पास बैठा ही था और अब मेरी वाइफ निकिता भी बुरी तरह डर गई थी, लेकिन मुझे भी अब गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा। और उसके बाद मैं जैसे नीचे उतरकर पीछे वाले हिस्से के पास पहुँचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कुछ ऐसा था जिसे देखने के बाद हर कोई बुरी तरह डर जाए। तभी मैंने देखा कि अब हमारी गाड़ी के पीछे वाले डिब्बे में किसी की लाश नहीं थी और सब कुछ नॉर्मल था। यह चीज़ देखकर मैं सुन्न पड़ गया था। अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो उसका भी ऐसा ही हाल होता जो कि मेरा हुआ था। जहां मुझे ऐसा लग रहा था कि हम बुरी तरह फंसने वाले हैं, तो वहां से अब हम बच निकले थे। उसके बाद भी पुलिस वाला फिर से हमारे पास पहुंचा और उसने कहा, देखो भाई साहब, अब यहाँ से निकल जाओ और दोबारा इस रास्ते पर आने की हिम्मत मत करना। उस पुलिस वाले की बात मानने के बाद मैं और मेरी वाइफ निकिता, हम दोनों अपनी गाड़ी लेकर वहां से गुजरने लगे। लेकिन वही बात मेरे दिमाग में अभी लगातार घूमते जा रही थी कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या। उसके बाद मैं जैसे अपनी गाड़ी को वहां से निकाल रहा था कि तभी पीछे से उस पुलिस वाले ने कहा, अपनी गाड़ी के कांच को बंद कर लो, वरना कोई भी अंदर घुस सकता है। शायद वो पुलिस वाले इस बात को भली भांति जानते थे कि इस रोड पर गुंडागर्दी के अलावा भूत प्रेत जैसे मामले भी अक्सर सामने आते हैं, और अब भूत प्रेत का नाम मेरे जहन में आ गया था और अब मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। लेकिन मैंने गाड़ी के कांच को बंद करके काफ़ी सेफ्टी के साथ गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी गाड़ी तेज़ रफ्तार से चल रही थी और तभी ऐसा लगा जैसे गाड़ी के ऊपर वाले हिस्से पर कोई अपने पैर पटक रहा है। ये सब सुनने में काफ़ी ज़्यादा भयानक सा लग रहा था।
उसके बाद मैंने अपनी कार को उसी तरफ भगाना शुरू कर दिया। मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना तो नहीं था। अगर मेरी गाड़ी के ऊपर कोई प्रेत होता तो मैं उसे भी नज़रअंदाज कर रहा था। निकिता ने मेरे हाथ में अपना हाथ डाल दिया और मैं पूरी हिम्मत करके पूरी क्षमता के साथ गाड़ी को हाईवे पर भगाने लगा। और फिर कुछ देर के बाद हम एक मंदिर के पास पहुंचे। शायद वो सालासर भगवान का मंदिर था। उस मंदिर के पास भूत प्रेत का आना नामुमकिन ही था। उसके बाद मैं और मेरी वाइफ निकिता हम दोनों उस मंदिर के अंदर पहुंच गए जहां पर हमें पहुंचना था। और वहां पर जाने के बाद हमें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। वहां के पुजारी ने हमें बता दिया था कि हम किसी प्रेत से बचकर आए हैं। तभी उन्होंने हमारे हाथ पर एक कलावा का धागा बांध दिया और उसके बाद हमारी जान बच गई। लेकिन दोस्तों, आज भी मैं इस चीज़ को नहीं जानता कि आखिर उस रात मैंने जिस लाश को अपनी गाड़ी में रखा था वो कहाँ चली गई, क्योंकि मैंने उस दिन के बाद किसी की मौत के बारे में भी नहीं सुना था। शायद वो कोई भूत था या कुछ और। ये बात आज भी मेरे जहन में एक रहस्य बनकर घूम रही है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।